जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 318 और 316 के तहत अगर आपको नोटिस रिसीव हुआ है या फिर कोर्ट से समन रिसीव हुआ है तो अब आखिरकार आपको क्या करना है, ये कौन सी धाराओं के नोटिस है और ये लोन में आखिरकार ये धाराएं लग कैसे सकती हैं। बहुत सारे भाइयों के ये सवाल होते हैं, तो आज पूरा प्रोसीजर बताएंगे। आखिरकार ये क्या धाराएं हैं, ये लोन में कैसे लगाई जाती हैं, किन किन लोगों को इनसे प्रॉब्लम हो सकती है या फिर किन लोगों को इनसे परेशानी हो सकती है एक्चुअली में। साथियों, आप सभी को पता होगा 2023 से पहले हमारे देश के अंदर आईपीसी चलता था, ठीक है, इंडियन पीनल कोड। ओके, उसके अंदर एक धारा हुआ करती थी 420, अमानत में खयानत। ठीक है, मतलब आप सिंपली समझ सकते हो कि कोई भी अगर फ्रॉड करता था तो उसके ऊपर 420 लगाई जाती थी। ठीक है, और अभी कुछ टाइम पहले तक, मतलब 2024 तक भी लोगों को 420 सेक्शन के अंदर नोटिस रिसीव होते थे। ठीक है, लेकिन 2024 के बाद से सभी लोगों को 318 316 के तहत, बीएनएस की धारा 316 318 के तहत नोटिस रिसीव होने लगे। तो बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन था कि सर ये कौन सी धारा है, ये क्या बैंक नई धारा लेके आ गया है, ये कुछ है? नहीं, दरअसल जो आईपीसी के अंदर 420 धारा हुआ करती थी, ठीक है, अमानत में खयानत, वही धारा चेंज होके, उसका नाम चेंज होके, ठीक है, वो 316 और 318 में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अब इन धाराओं का काम लोन में क्या है? कई लोग पूछते हैं कि सर हमने तो सिर्फ लोन लिया है, लोन डिफॉल्ट करा है, या फिर कार्ड लिया था, कार्ड डिफॉल्ट करा था, तो ये इसके अंदर क्यों लग रही है, हमें इस प्रकार से नोटिस क्यों रिसीव हो रहे हैं? और उनका वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सही होता है। दरअसल हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रॉपरली निश्चित कर रखा है, ठीक है, कि किसी भी लोन के अंदर अगर आप चाहे तो 1 रुपया भी पे ना करो, ठीक है, अगर आपकी इंटेंशन फ्रॉड वाली नहीं थी, आपने कोई फ्रॉड नहीं करा है, आपने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो आपके ऊपर कोई भी किसी भी थाने में देश के कोई भी एफआईआर नहीं हो सकती। ठीक है, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो सकती, कोई कानूनी कार्रवाई जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो नहीं हो सकती है। तो फिर आपको ये नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं? अब इन नोटिस को भेजने के मेनली दो ही कारण है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जेन्युइन कारण भी बताऊंगा और बेफजूल के कारण भी इन लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला कारण तो है प्रेशर क्रिएट करना। ठीक है, प्रेशर क्रिएट करने से क्या मतलब है? आजकल जो बैंक डिमांड नोटिस भी भेज रहे हैं ना, उसके अंदर भी धाराएं लिखी रहती हैं कि आपके खिलाफ हम लोग 316 318 के तहत मुकदमा कर देंगे। ठीक है, कर सकते हैं। आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा, ठीक है, अब हमारा जो भारत देश है वहां पर हर किसी को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है। ठीक है, अब कोई एमएनसी वर्कर है, उसको तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन कोई अगर गांव से है तो उसको हो सकता है कि उतनी अच्छी इंग्लिश ना आती हो, तो वहां इंग्लिश में लिखा हुआ है कि कर सकते हैं, ठीक है, या हिंदी में लिखा है कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति होगा तो उसके तो प्राण वैसे ही सूख जाएंगे कि यार ये कहीं कर ना दे। अब कर सकते हैं और कर देंगे बहुत फर्क होता है, पहली बात तो समझ रहे हो। तो मेन कारण इनका डराने का है, पहली बात तो आप लोग समझे। ठीक है, ओके, पहला कारण तो मैक्सिमम बैंकों का सिर्फ डराने का होता है कि कस्टमर डर जाए और हमारे जो पैसे हमको वापसी कर दे, ठीक है, जैसे भी हो। लेकिन अब जब पैसे हैं ही नहीं तो आदमी तभी तो डिफॉल्ट करेगा, तो कई लोग वैसे पैसा नहीं भरते। ठीक है, बट आज के टाइम पे बहुत सारे बैंक, ठीक है, बहुत दो कौड़ी के कुछ बैंक है, ज्यादा बैंक नहीं है, ठीक है, वो दो कौड़ी के बैंक कस्टमरों को क्रेडिट कार्ड के अंदर ये नोटिस भेजने लग रही है। ठीक है, क्योंकि लोन में तो ये लग नहीं सकती, सीधी सी बात है, क्योंकि भाई सीधी बात, अगर लोन में ये धाराएं लगा देंगे, लोन में इनके पास पहले से सेक्शन 25 और अगर चेक दे रखा है तो चेक बाउंस का केस करने के चांसेस होते हैं, तो वो लोग उसके नोटिस भेजते हैं ज्यादातर। ठीक है, बट क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या है, क्रेडिट कार्ड के अंदर कोई ईसीएस तो लगा नहीं है, या फिर किसी भी प्रकार का चेक तो दे नहीं रखा है। ऐसे ही मेरे कस्टमर से भी मेरी बात हो रही थी, मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्लाइंट से। ठीक है, वो बता रहे थे कि उनके ऊपर पहले कोलकाता में पिछले साल ना चेक बाउंस का, मतलब 138 का केस फाइल हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि मैंने पूछा चेक कितने का दे रखा था, तो कह रहे चेक नहीं दिया था सर, क्रेडिट कार्ड पे है। तो मैंने बोला 138 का नहीं, फिर 318 का होगा आपका। उन्होंने सेटल कर लिया था तो फिनिश हो गया था केस। ठीक है, तो ये लोग डराने का काम पहले तो मेन करते हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ बैंक है, कुछ ही कुछ है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, जो कि क्रेडिट कार्ड पे ही केसेस फाइल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड में और कोई चांस नहीं होता। ठीक है, उनको भी पता है कि यार क्रेडिट कार्ड में और कोई तरीका है नहीं, और उन बैंकों की ऐसी की तैसी हो रखी है आज के टाइम पे।
दरअसल मेन काम क्या है कि आज के टाइम पे जितने भी बैंक है वो क्रेडिट कार्ड को डीवैल्यूएट कर रहे हैं। डीवैल्यूएशन का मीनिंग ये है कि जब इन्होंने लॉकडाउन के बाद सबको मुफ्त के क्रेडिट कार्ड बांटे, स्टूडेंटों को भी दिए, जिनका बिजनेस चल रहा उनको भी दिए, मैक्सिमम लिमिट कर दी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा, कुछ नहीं करा और सबको ऐसे क्रेडिट कार्ड बांटे। बट मैं आप सभी को कहता हूँ और हजारों बार वीडियो में भी कह चुका हूँ, ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड एक माया जाल है। मैं आप सभी को समझाऊंगा, ठीक है। अगर आपके ऊपर लोन चल रहा है तो आप एक बार के लिए उसे भर भी सकते हो धीरे धीरे करके, लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है वो एक बार डिफॉल्ट होगा और सारे क्रेडिट कार्ड उसके साथ में डिफॉल्ट हो जाएंगे। अगर आप मिनिमम भरने की ट्राई करोगे तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, नरक से भी बदतर हो जाएगी। और बोलो, अगर आप मिनिमम अमाउंट जो होता है ना, कि मान लो 1 लाख का कार्ड है तो अभी 2,000 जा रहा है, अगले महीने 4 जाएगा, फिर 8 जाएगा, ऐसा करके अगर वो भरोगे तो आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी, नरक। ठीक है, तो इस नरक से बाहर निकलने का क्या तरीका है? स्टॉप लॉस। जहां पर आपका डिफॉल्ट अभी होने वाला है या आपको लग रहा है कि अब मेरे को मिनिमम भरना पड़ेगा, तो आप वहीं पर रोक दो उसको, डिफॉल्ट कर दो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को ये नोटिस आने का, या तो कई बैंक तो भेजते ही हैं, ठीक है, उनको आप छोड़ सकते हो। जो बैंक हर किसी को नोटिस भेजते हैं वाले, उनके लिए सबसे बढ़िया एक ही उपाय है, आप इस नोटिस का रिप्लाई करवाओ। जो सुप्रीम कोर्ट की माननीय गाइडलाइंस है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जो रूल लगता है कि भाई सब लो, अगर आपका क्रेडिट कार्ड या फिर कोई डिफॉल्ट हुआ है, अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो वो केस नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो सबसे बढ़िया तरीका ये हो गया। बट जिन लोगों पे जेनुअनली दिक्कत हुई होती है, अब किन लोगों को इससे थोड़ा डरने की जरूरत पड़ सकती है, जिनको थोड़ा टफ रिप्लाई देना पड़ेगा, मैं आप सबको समझाता हूँ। देखो, ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि जिसके ऊपर 10 लोन चल रहे हैं, उसने 5 का डिफॉल्ट कर रखा है और 5 की वो ईएमआई भर रहा है, या फिर मान लेते हैं वो 5 का मिनिमम अमाउंट भर रहा है। ऐसे लोगों को ये नोटिस जरूर रिसीव होगा। मैं बताता हूँ क्यों। ठीक है, क्योंकि देखो, हर एक बैंक और हर एक एनबीएफसी के बाद हमारा 6 महीने का डाटा रहता है। आपने डिफॉल्ट करा, डिफॉल्ट करने के 6 महीने या फिर 9 महीने तक, ठीक है, आपका जो डाटा होगा कि आप दूसरे लोन का मिनिमम भर रहे हो कि नहीं भर रहे, आप दूसरे कार्ड का मिनिमम भर रहे हो कि नहीं भर रहे, लोन की ईएमआई भर रहे हो कि नहीं भर रहे, सब शो होता है वहां का। तो ऐसे में बैंक एक ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि भाई साहब ये फ्रॉड है। क्यों है? क्योंकि ये दूसरे लोन की ईएमआई भर रहा है और हमारे लोन की ईएमआई नहीं भर रहा, दूसरे कार्ड का मिनिमम भर रहा है, हमारे कार्ड का मिनिमम नहीं भर रहा है, और ये ऑब्जेक्शन वैलिड भी है। अगर आपको डिफॉल्ट ही करना है, मैं सभी भाइयों को कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, ठीक है, अगर आपको डिफॉल्ट ही करना है तो आप सारा लोन डिफॉल्ट करो। ठीक है, सारा लोन डिफॉल्ट करो, कोई जरूरी नहीं है, कोई इतना हमदर्दी करके फायदा नहीं है, एक कार्ड की, 2 कार्ड की। ठीक है, समझ रहे हो? डिफॉल्ट करो तो सारा करो। जैसे मैं आप सभी को बार बार वीडियोस में कहता रहता हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ ऐसी घटना घटी थी। उनके ऊपर पेटीएम, फोन पे, सॉरी, फोन पे का एक लोन चल रहा था। फोन पे लोन प्रोवाइड नहीं करता, उनका कोई लेंडर होगा, फोन पे मर्चेंट से लोन चल रहा था। तो हुआ क्या था कि जब फोन पे मर्चेंट से लोन चल रहा था, तो उन्हें लगा कि यार बाकी लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, ये मेरा मर्चेंट अकाउंट है, तो मैं इसकी फुल पेमेंट कर देता हूँ, फुल पेमेंट कर दूंगा, तो भाई साहब ऐसा सबसे बढ़िया रहेगा कि मेरा ये अकाउंट चलता रहेगा। उन्होंने फुल पेमेंट कर दी। सामने वाली जो एनबीएफसी थी उसको ये दिख गया, सिविल स्कोर में रिफ्लेक्ट होते हुए। ठीक है, उन्होंने कलकत्ता में ये फॉर्जरी की धारा जो 318 316 है उसके अंदर केस फाइल कर दिया कि भाई साहब देखो, ये दूसरे की ईएमआई पे कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा है, और ये वैलिड भी ऑब्जेक्शन लगता है। तो आप लोगों को ये समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या रहती है? दूसरी सबसे बड़ी गलती है, कई लोग ने फेक डॉक्यूमेंट दे रखे होते हैं। फेक डॉक्यूमेंट कैसे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अब फेक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को ये भी समझाना चाहूंगा। ठीक है, कई लोग बोलते हैं फेक डॉक्यूमेंट कैसे दे सकते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड तो फेक हो ही नहीं सकता। अरे मेरे भाई, आधार कार्ड पैन कार्ड तो अगर फेक करोगे तो वो बिल्कुल ही फ्रॉड में चला जाएगा, वो तो आपकी थाने में भी एफआईआर हो जाएगी, समझ रहे हो? लेकिन आपको समझना होगा, जैसे कई लोग क्या करते हैं, सैलरी स्लिप है वो फेक दे दी। ठीक है, अब कई लोग बोलते हैं कि सर डीएसए एजेंट था, उसने मेरी जॉब की लोकेशन दूसरी जगह डाल दी। चलो वो चलता है, वो उतना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा जब तक फेक, जैसे मान लो आपने कोई बात नहीं गलत एड्रेस पड़ा हुआ है जॉब का, ठीक है, या फिर आप जॉब नहीं करते, वहां पर भी लिखा हुआ है कि आप जॉब करते थे, तो भी आपको दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को जेनुअनली बोलूँ तो। ठीक है, बट आपने फेक सैलरी स्लिप दे दी। कई बार डीएसए लोग करवा देते हैं कि दूसरे किसी का आया होता है लोन के लिए, उनकी सैलरी स्लिप होती है, उसमें नाम एडिट करके लगवा दिया या फिर उसमें सैलरी एडिट कर दी। तो ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करनी चाहिए किसी व्यक्ति को। ठीक है, अगर आपने करी है, आपको नोटिस रिसीव हो रहा, तो उसका अच्छा खासा आप 8-9 पन्नों का रिप्लाई करवा के उसका रिप्लाई करवाइए उस नोटिस का, मेरा पहले बार कहना आपका ये। ठीक है,
तो आपको ये करने की जरूरत पड़ सकती है। और जिन भी भाइयों को ये नोटिस रिसीव होता है, आप लोग तुरंत रूप से संज्ञान लें और तुरंत रूप से इसका रिप्लाई लिखवाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिन भाइयों के ऊपर केस फाइल करती है बैंक, ठीक है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का मैटर हो चाहे लोन का मैटर हो इसके अंदर, ठीक है, आप लोगों को पहली बात तो समझना पड़ेगा कि ये कोई ज्यादा बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है, ठीक है। सेम डे बेलेबल ऑफेंस है। आप बस इसका समन लीजिए, अपना जो भी एडवोकेट है आपने करा है या फिर आप किसी पे करवाते हैं, ठीक है, या हमसे किसी और से किसी से भी, ठीक है, तो उनको डिटेल सबमिट करिए, वो वहाँ पर अपीयरेंस करेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पर, ठीक है। अपीयरेंस चलती रहेगी, आगे चल के वहाँ पर भी सेटलमेंट ही हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर होगी, आपको अरेस्ट करा जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी साथियों आज के वीडियो में इतने। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।